हाय एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपके फैमिली का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो एशिया कप 2022 श्रीलंका ने जीता है और उस पर आज बात करेंगे क्योंकि बहुत जबरदस्त क्रिकेट श्रीलंका ने खेली है। वो टॉस भी हारे थे, उसके बावजूद भी जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है, मैच जीता है और एज ए टीम खेला है, एज ए यूनिट एक होके खेला है, तो उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो और अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और हो सकता है तो आपके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो ये जो एशिया कप है इसके होस्टिंग राइट्स श्रीलंका के पास थे और फिर भी ये एशिया कप दुबई में शिफ्ट किया था क्योंकि इसका रीजन ये था क्योंकि श्रीलंका जो है वो इस साल के शुरू से ही एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस को फेस कर रहा है और जिस तरह से हम सबको पता ही है कि वहां पे फूड के, फ्यूल के, इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेजेस है और इतना बड़ा टूर्नामेंट वहां पे जो है वो करवाना फिजिबल नहीं था क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ से सारे कंट्रीज से डेलीगेशंस वहां पे आते हैं और स्पॉन्सर्स होते हैं, ब्रॉडकास्टर्स होते हैं। तो इन सब के ट्रैवलिंग के जो है वो एक्सपेंसेस बेयर करना, फूड के एक्सपेंसेस बेयर करना और बाद में वहां पे पता ही है कि सब चीजों की शॉर्टेजेस भी थी और उसका उसके बावजूद जो है वो श्रीलंका के जो है वो बोर्ड ने बहुत कोशिश की थी कि वहां पे टूर्नामेंट कैसे भी करके करवाया जाए क्योंकि एज अ होस्ट उनके लिए वही ज्यादा बेनिफिशियल था कि टूर्नामेंट वहां पे ही होता था। तो जो उनके दूसरे कंट्रीज में टूर्नामेंट शिफ्ट करने की वजह से जो खर्चे हुए हैं, जो ट्रैवलिंग के खर्चे हुए, तो वो सब चीजें जो है वहां पे वो सेव हो सकती थी, लेकिन वहां पे टूर्नामेंट करना उचित नहीं समझा गया और फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जो है वो इन सब चीजों को देखते हुए ये डिसाइड किया कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यही डिसाइड किया कि टूर्नामेंट दुबई में शिफ्ट किया जाए क्योंकि पॉलिटिकल अनरेस्ट भी था वहां पे, तो सिक्योरिटी के जो भी कंसर्न्स थे वहां पे, तो इसलिए फिर जो भी ब्रॉडकास्टिंग क्रू था, स्पॉन्सर्स थे और बाकी जो कंट्रीज के डेलीगेशन थे, तो उनको जो है वहां पे थोड़ा कंसर्न था, तो इसके लिए फिर टूर्नामेंट दुबई में शिफ्ट हुआ था। तो उसके बावजूद श्रीलंका की टीम ने जिस तरीके से क्रिकेट खेली और जिस सिचुएशन से श्रीलंका एज अ कंट्री और एज अ कॉम जिस सिचुएशन से वो फेस कर रहे हैं पिछले काफी महीनों से, तो उसके बावजूद उन्होंने जिस क्वालिटी की उनके टीम ने क्रिकेट खेली है, तो उनकी बहुत अप्रिसिएशन बनती है क्योंकि जितनी तारीफ करो उतनी कम है उनकी। क्योंकि सबसे पहली चीज तो दुबई में ये चीज हम देख रहे थे काफी टाइम से कि जब दो इक्वल क्वालिटीज की टीम एक दूसरे के सामने आ रही थी तो टॉस बहुत इफेक्टिव होता था, टॉस बहुत जो है वो क्रूशियल साबित हो रहा था क्योंकि जो टीम टॉस जीतती थी वो मैच जीतती थी। तो ये चीज श्रीलंका ने कल डिफाई किया है। टॉस वो हारे हैं, उनको इतना बड़ा मैच, एशिया कप का फाइनल मैच, उनको पहले बैटिंग करनी पड़ी। शुरू में हमको पता है कि दुबई की पिच में शुरू में बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को पहली इनिंग में मदद मिलती है, जो भी कल भी मिली। बल्लेबाजों को अच्छे से बॉल बल्ले पे नहीं आता। 2020 सिर्फ 120 बॉल का गेम होता है, तो 120 बॉल में आप कर पहले कुछ ओवर्स आपके ऐसे हो जहाँ पे आपको बल्ले पे बॉल अच्छा नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो टीम पहले बैटिंग करती है वो स्ट्रगल करती है पूरे मैच में। श्रीलंका ने तो कल शुरू में बहुत विकेटें उनकी गंवाई। आपने देखा जिस तरीके से शुरू में कुशल मेंडिस ने जिस तरीके से बॉल खेला पहला ही, और नसीम शाह का बॉल इतना अंदर आया, उतना तो मतलब स्पिनर का बॉल भी स्पिन नहीं करता उतना। प्रॉपर टेस्ट मैचेस में जो 5 डे पिचेस होती है वहां पे स्पिनर का बॉल भी पड़ के इतना अंदर नहीं आता या इतना बाहर नहीं निकलता जितना नसीम शाह का बॉल पड़ के अंदर आया। और वो ऑब्वियसली नसीम शाह की क्वालिटी भी थी, नसीम शाह में वो क्वालिटी है कि रिस्ट से वो जिस तरीके से बॉल अंदर लाते हैं और सीम और स्विंग दोनों बॉल को करते हैं, तो नसीम शाह की क्वालिटी भी थी कि वो उस पिच पे बॉल इतना अंदर आया। लेकिन शुरू में बात भी वही है कि शुरू में थोड़ी मदद मिलती भी है फास्ट बॉलर्स को और फिर बल्लेबाजों को थोड़ी दिक्कत होती है शुरू में। तो कुशल मेंडिस को तो वो अनप्लेबल बॉल था, वो खेल ही नहीं सकते थे, स्पेशली पहला बॉल अगर ऐसा हो जो कि उतनी पेस पे, जो कि नसीम शाह 140-145 पे बॉल करते, उतनी पेस पे बॉल इतना अंदर आ रहा हो, तो कोई भी बैट्समैन का पहला बॉल अगर वो हो ना, तो वो मैक्सिमम टाइम जो है वो उस बॉल पे जो वो है वो आउट ही होगा। तो कुशल मेंडिस उस बॉल पे पहली बॉल पे आउट हुए। उसके बाद हमने देखा धनंजय डी सिल्वा ने बहुत अच्छे शॉट्स किए। वो भी जो है वो उनको पता था कि इस पिच पे जो है वो शॉट्स आसानी से नहीं लगने वाले हैं, तो वो उन्होंने ऑन द अप ज्यादा खेला क्योंकि उनको पता था कि बॉल अच्छे से बल्ले पे नहीं आ रहा है, तो बॉल को जो है वो टाइम करना थोड़ा कठिन है। तो उन्होंने ज्यादा फुट मूवमेंट भी यूज नहीं किया और ऑन द अप ही ज्यादा खेला बॉल को, और कोशिश की कि जो दायरे का इस्तेमाल करके वहां पे जो है वो रन बटोरने की उन्होंने कोशिश की। उसके बाद जो है पथुम निशंका है वो भी कल नहीं अच्छे कर पाए क्योंकि वो दोनों ओपनर्स उनके पूरे टूर्नामेंट में अच्छे कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका ने कल टॉस हारा और उनके दोनों ओपनर्स भी जो है वो जल्दी पवेलियन लौटे।
उसके बावजूद श्रीलंका ने हिम्मत नहीं हारी। उनके दोनों ओपनर जो कि उनके टीम के जो वो बहुत क्रूशियल एलिमेंट्स थे और इस टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। उनका जल्दी आउट होने के बाद भी श्रीलंका की टीम फाइट करती रही और उन्होंने स्कोरिंग करने के अपॉर्चुनिटी ढूंढे। उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो गलती पाकिस्तान ने की वो श्रीलंका ने नहीं की। उनको पता था कि 120 बॉल से और हमें उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। उनको टी20 क्रिकेट की अच्छी समझ है और उन्होंने उस समझ के हिसाब से बैटिंग की। विकेट्स गए भी तो भी उन्होंने अपना जो है वो इंटेंट जो है वो शो करते ही रहे। अपना रन रेट को जो है वो उन्होंने नीचे आने नहीं दिया और उन्होंने कोशिश की कि रन स्कोरिंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढे। उसके बाद धनुष गुणतिलका को भी बहुत जबरदस्त बॉल हुई हैरी श्रॉफ की। जिस तरीके से वो अंदर आई, जिस तरीके से उन्होंने रिस्ट के साथ बॉल को अंदर लेके आए, तो वो जो है वो प्रॉपर जो है वो लेफ्ट हैंडर को जो इन स्विंग हम कहते हैं नए बॉल के साथ सीम पोजीशन लेग स्लिप की तरफ, और नया बॉल जब थोड़ी भी पिच से मदद मिलती है और बॉल सीम होना चालू कर देता है, तो वहां पे जो है वो हैरी श्रॉफ की जो पेस है, उस पेस के साथ जो है वो बॉल को, उतनी अच्छी बॉल को खेलना, वो फिर से वो मैं कहूंगा कि वो अनप्लेएबल बॉल थी जो धनुष का गुणतिलका को हुई है। वो ये कर सकते थे कि वो शुरू में लाइन को थोड़ा देख देख के खेल सकते थे, क्योंकि उनको पता था कि पिछले ओवर में नसीम ने उनको सेटअप किया था। जो हैरिस ने जो उनको पहले बॉल पे जो हैरिस रॉफ की ओवर की पहले बॉल थी, उसमें हैरिस ने उनको जो बोल्ड किया था, उसमें क्रेडिट नसीम शाह का भी था, क्योंकि नसीम ने उनको सेटअप किया था बॉल बाहर बाहर रख के। क्योंकि पिछले तीनों गेंद, हम 2-3 गेंद नसीम की देखे धनुष का गुणतिलका को, तो बाहर रखी थी। तो उस तरीके से उनको सेटअप किया था बॉल बाहर रख के, और पहले ही बॉल फिर हैरिस जो है वो अंदर लेके आए उनको। तो वहां पे धनुष्का को पेस के साथ भी वो बीट हो गए और सीम के साथ भी बीट हो गए। उन्होंने वो लाइन में तो आए थे, लेकिन वो बॉल उस पेस के साथ सीम भी कर गई और उसकी वजह से वो बोल्ड हुए। तो वो एक बहुत ही जबरदस्त बॉल थी, इस एशिया कप की वन ऑफ द बेस्ट बॉल्स कह सकते हैं उनको। तो पाकिस्तान के बॉलर्स ने इस मैच में भी टैलेंट दिखाया। फिर नसीम शाह हो, हैरी श्रॉफ ने तो कल बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। एज अ सीनियर होने के नाते उन्होंने उनका जो रोल है वो बखूबी अदा किया। फिर हम देखते हैं कि मोहम्मद हसनैन, उन्होंने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी। मोहम्मद हसनैन की एक थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि मोहम्मद हसनैन जो है वो एक्शन की वजह से बाहर हुए थे, उनका एक्शन को इलीगल करार दिया गया था। लेकिन मोहम्मद हसनैन वो एक्शन को ठीक करके जिस तरीके से वो वापसी उन्होंने की है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से जो फास्ट बॉलर्स है, जब उनका एक्शन चेंज होता है ना, तो वो ओरिजिनल फास्ट बॉलर नहीं रहते, उनकी क्वालिटी बहुत नीचे आ जाती है। लेकिन मोहम्मद हसनैन जो है वो उन्होंने एक्शन को बहुत हद तक मॉडिफाई किया है, और उसके बाद उन्होंने अपनी पेस को कम नहीं किया। उनकी जो उनकी आउटस्विंग है वो भी वैसी की वैसी है। तो एक्शन चेंज करने के बाद मोहम्मद हसनैन एज अ बॉलर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो उसका क्रेडिट जिन्होंने उनकी बॉलिंग एक्शन को मॉडिफाई किया था, करने में मदद की थी, उनको भी उसका क्रेडिट देना चाहिए। मोहम्मद हसनैन की वापसी हुई थी इस एशिया कप में, पेस भी उनकी चेंज नहीं हुई, विद एक्शन उनकी पेस भी मेंटेन रही। लेकिन ऑब्वियसली लाइन एंड लेंस का उनका थोड़ा मसला था पहले से ही, और वेरिएशन उनके पास थोड़े कम है नसीम शाह और हैरी श्रॉफ के कंपैरिजन में। तो वो कल थोड़े महंगे साबित हुए। लेकिन जो एक्शन को मॉडिफाई करके जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया है, उस हिसाब से जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उससे पाकिस्तान की टीम को सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि एक्शन को मॉडिफाई करके कमबैक करना बहुत ही कठिन होता है कोई भी फास्ट बॉलर को। तो मोहम्मद हसनैन कल थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन नसीम शाह और हैरी श्रॉफ दोनों ने अपनी जो भूमिका है वो बखूबी निभाई कल। पर हम देखें तो 58 पे जो 5 आउट हुए श्रीलंका ने, हम देखेंगे तो धनंजय डी सिल्वा उस बॉल गलत शॉट खेल के आउट हुए। अब जो है वो उनके जो पार्ट टाइम स्पिनर है, ऑब्वियसली इफ्तिकार अहमद उनके जो है 6th बॉलिंग ऑप्शन है, 6th बॉलिंग ऑप्शन थे कल के मैच में। तो उनके अगेंस्ट आप ऐसे शॉट खेल के आप आउट हुए, वो भी बीइंग अ राइट हैंडर, आप उनके अगेंस्ट ऐसे शॉट खेल के आउट हुए, तो वो बहुत ही गलत शॉट थी और गलत टाइम पे वो आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद भी शनक आए और शनका ने भी इंटेंट शो किया। उन्होंने तो बॉल की लाइन ही लेंथ ही जो है वो मिस कर दी उन्होंने। वो शॉट की वो लेंथ पे वो शॉट बनता ही नहीं था। जो शादाब खान ने बॉल किया था वो फुल बॉल उन्होंने किया था, उस पे वो अगर स्लॉग स्वीप ट्राई कर रहे हैं तो वो बॉल की उन्होंने लेंथ ही पूरी तरीके से मिस कर दी और वो बोल्ड हुए। तो एज अ कैप्टन उनकी इंटेंट तो थी कि रन स्कोर करे, लेकिन वो लेंथ जो थी वो थी नहीं, कि उस शॉट के लिए वो लेंथ थी नहीं, तो उन्होंने गलत शॉट खेला। और एज अ कैप्टन वो शॉट वहां पे नहीं बनता था, क्योंकि आप कम से कम फिर बॉल की लाइन ऑन लेंथ देख के तो आपका शॉट खेलो, पर आपने ऐसा शॉट खेला वो बहुत गलत था। तो शनाका भी वहां पे गलत टाइम पे आउट हुए थे। लेकिन फिर हमने देखा कि शनाका जब आउट हुए तो 58 पे 5 थे श्रीलंका के। इमेजिन 58 पे 5, 9 ओवर्स हो चुके थे, और उसके बाद उन्होंने जो है वो इंटेंट को कंटिन्यू रखा है, और 10 ओवर्स में उन्होंने आखिरी 10 ओवर्स में 103 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट वहां पे खोई है। तो जो हसरंगा ने बैटिंग की है ना कल, वनिंदु हसरंगा ने, उन्होंने मोमेंटम तो शिफ्ट किया ही श्रीलंका की तरफ,
पर उन्होंने उस वक्त मैच भी शिफ्ट किया था श्रीलंका की तरफ, क्योंकि टी20 क्रिकेट में मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। जो टीम मोमेंटम को ले गई ना वो मैच भी लेके जाती है। तो मोमेंटम जो है वो वनिंडू हसरंगा ने शिफ्ट किया था, और वो ऐसा शिफ्ट किया ना कि पाकिस्तान की टीम फिर वहां से मॉरली इतनी डाउन हो चुकी थी कि वहां से वो 170 का स्कोर भी उनको 220 225 का स्कोर दिख रहा होगा, क्योंकि 58 पे 5 के बाद जब आप 170 का टोटल बोर्ड पे लगाते हो तो वो टोटल सामने वाली टीम के लिए का मॉरल जो है ना वो पूरी तरीके से डाउन कर देता है। तो चीज 170 जो कोई बड़ा टोटल नहीं था, यूएई के पिचेस पे ये टोटल चेस भी होता है और पहले हुआ भी है, लेकिन 170 जब 58 पे 5 करने के बाद कोई आपकी टीम जब 170 का टोटल बोर्ड पे लगाती है ना, तो तब अपोनेंट की टीम का मॉरल बहुत डाउन हो जाता है। और पाकिस्तान के लिए वही हुआ, जब उन्होंने 170 पे 5 बोर्ड पे लगाया और जब वो पवेलियन में लौट रहे थे, तब पाकिस्तान की टीम की कैप्टन के साथ पूरी टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो देख के पता चला कि ये बॉडी लैंग्वेज उनकी बहुत ही जो है वो अभी डाउन लग रही है, और उसके बाद उनको कमबैक करना कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस ही इनको कमबैक करवा सकता है, जो कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं दिखा पाकिस्तान की बैटिंग में। हसरंगा ने जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स के पेस का फायदा उठाया, उन्होंने जो है वो क्रीज का अच्छे से यूज किया और उन्होंने टारगेट किया ऑफ साइड को, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के जो पेस दे रहे तो उनको सिर्फ बॉल को टाइम करने गए, तो उन्होंने वही चीज की और उसमें वो कामयाब हुए। राजापक्षा वनुका राजापक्षा जो है उनकी भी इनिंग बहुत अच्छी थी, आखिरी में थोड़े वो थक गए थे, लेकिन आखिरी 2 बॉल पे उन्होंने चौके और छक्के लगाए और वहां पे भी उन्होंने रन रेट को कवर किया। उनकी इनिंग बहुत क्रूशियल थी। एक अंपायर कॉल पे वो थोड़े लकी भी साबित हुए थे कि वहां पे अंपायर ने उनको आउट नहीं दिया और वो अंपायर कॉल था, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने पीछे नहीं देखा और बहुत ही क्लीन इनिंग खेली उन्होंने। और वनिंडू हसरंगा का रोल बहुत इसमें ज्यादा है कि उन्होंने उन पे प्रेशर निकाल लिया उनसे, और फिर भनुका राजापक्षा को भी उनकी इनिंग को जो है वो प्रॉपर तरीके से खेलने का मौका मिला। अब चमिका करुणारत्ने जब क्रीज पे आए तो उन्होंने भी इंटेंट शो किया, उन्होंने भी नसीम शाह को सामने लॉन्गन पे छक्का लगाया, उन्होंने भी जो है वो कुछ शॉट्स ऐसे खेले जो कि भनुका राजापक्षा से उन्होंने जो प्रेशर को हटा लिया और रन रेट को वैसे ही मेंटेन रखा। तो 168 पे 5 जब उन्होंने किए थे तब हम कह सकते हैं कि बल्लेबाजों का तो ब्रिलियंस था ही श्रीलंका के, पर उसके साथ साथ बाबर आजम ने कप्तानी में बहुत बड़ा ब्लंडर किया। जब 58 पे 5 जब अपोनेंट की टीम हो तो आपने मोहम्मद हसनैन को वहां पे लेके आए, जो मोहम्मद हसनैन जो उनके बॉलिंग के कह सकते हैं कि हम आउट ऑफ फॉर्म थोड़े से हैं, उनकी जो अभी बॉलिंग है उसमें अगर हम कंपेयर करें तो 5th जो बॉलर है वो मोहम्मद हसनैन है, क्योंकि बाकी बॉलर्स उनसे बेहतर कर रहे हैं। तो मोहम्मद हसनैन जो है वो उनकी टीम में अभी उतने अच्छे से बॉलिंग नहीं कर रहे हैं जितने बाकी के बॉलर है, और विकेट टेकिंग एबिलिटीज भी मोहम्मद हसनैन में अभी उतनी नहीं दिख रही जितनी पाकिस्तान के बाकी के बॉलर्स में दिख रही है। तो उन्होंने मोहम्मद हसनैन के ओवर्स करवाने चालू कर दिए। हाँ, जब 58 पे 5 हुआ उसके बाद तो आपने देखा कि वो गलत अप्रोच था बहुत, वहां पे आपको मोहम्मद नवाज को ही लाना चाहिए था। मोहम्मद नवाज से सिर्फ एक ओवर कराया, जो इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द मोस्ट इंपैक्टफुल बॉलर रहे इस एशिया कप का, उससे उनसे सिर्फ एक ओवर करवाया, वो भी 16वां ओवर। तो बाबर आजम ने बहुत ही कल मिस कैलकुलेशंस की, एज अ कैप्टन उन्होंने बहुत कल गलतियां की और बॉलिंग चेंजेस उनके अच्छे नहीं थे। 58 पे 5 के बाद सामने वाली टीम को आप कोशिश करते हो कि वहां पे आप पकड़ के ही रखो, आपने आपके जो कमजोर बॉलर्स थे उनको आपने लगाया और उनके ओवर्स पहले करवाने की कोशिश की, वहां पे मोमेंटम शिफ्ट हो गया। और उसके बाद फिर आखिरी ओवर्स में भी वो मोमेंटम एक बार शिफ्ट होने के बाद आखिरी ओवर्स में अगर आप आपके मेन बॉलर्स को लगाते हो ना तो फिर वो इतना फायदा नहीं रहता, अपोनेंट टीम जो मोमेंटम हासिल कर चुकी होती है, तो उसके साथ फिर आपके बॉलर कितने भी अच्छे हो, फिर अगर आपने एक बार मोमेंटम खो दिया ना तो फिर आपके अच्छे बॉलर्स भी वो मोमेंटम को फिर से रिगेन नहीं कर पाते। और स्पेशली टी20 क्रिकेट में, क्योंकि ये टी20 क्रिकेट ऐसे है ना कि खेल ही मोमेंटम का है, जिस टीम ने मोमेंटम को ले लिया ना, जिस टीम ने मोमेंटम को हासिल कर लिया वो टीम फिर मैच को वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखती, और फिर बहुत मुश्किल होता है दूसरी टीम को कवर करना, क्योंकि उतना टी20 में उतना टाइम नहीं रहता फिर कि फिर से जो है वो दूसरी जो टीम जो कि आगे भाग रही है फिर उसको पकड़ना मुश्किल होता है। तो वही कर पाकिस्तान के साथ हुआ कि मोहम्मद नवाज जैसे जो इंपैक्टफुल स्पिनर है उनसे एक ही ओवर करवाया, और वो रीजन भी लोग ये दे रहे हैं कि भानुका राजापक्षा जो कि लेफ्ट हैंडर थे उनके अगेंस्ट। तो भाई मोहम्मद नवाज एक बहुत अच्छे बॉलर है, वो लेफ्ट हैंडर है, लेकिन लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भी वो बॉलिंग अच्छी करते हैं, उनकी लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी है। तो ऐसी बात नहीं है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनको जो है वो बहुत ही रन उनके अगेंस्ट स्कोर करते थे, ऐसी भी बात नहीं है। मोहम्मद नवाज एक क्वालिटी के बॉलर है। और दूसरी बात तो ऐसी कोई भी मतलब रूल नहीं है कि एक लेफ्ट आर्म जो बॉलर है वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बॉल कर ही नहीं सकता। कई बार हमने देखा है कि जो अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना वो बड़े लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भी आउट करते थे।
क्योंकि उनके जो है उनके पास भी जो वेरिएशन होती है, उनका बॉल जो है वो अंदर भी अच्छे से आता था राजपक्षा को, और आम बॉल भी उनका मोहम्मद नवाज का अच्छा है। तो एक क्वालिटी के बॉलर है, और उनपे कल कॉन्फिडेंस ना दिखाना महंगा पड़ा कल पाकिस्तान की टीम को। और एक अच्छा स्पेल जो कि वो हर मैच में करते आ रहे थे, तो वो अच्छा स्पेल कल करने को उनको मौका नहीं मिला। तो उनका जो मेन जो उनकी जो बॉलिंग के ओवर्स है, वो फिर पावर प्ले के बाद जैसे ही पावर प्ले होता है वैसे ही उनकी बॉलिंग आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे उनकी स्ट्रेंथ है, वहां पे बॉलिंग करना उनको पसंद है, वहां पे ही वो बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर बनाना जानते हैं। तो अगर एक साइड से इफ्तिकार अहमद अच्छे कर रहे थे बॉलिंग, तो आपने जो मोहम्मद हसनैन के ओवर जहाँ पे करवाए, वहां पे आप कर सकते थे कि मोहम्मद नवाज को लाके और एक दो ओवर्स उनसे और करा सकते थे। तो वो दो ओवर्स भी बहुत, वहां पे अगर वो विकेट लेते थे ना, तो स्कोर इतना नहीं बनता था जितना 170 बना है। तो कैप्टनसी में मिस कैलकुलेशंस कल बहुत हुई बाबर के, तो उस पर बात करेंगे। फिर अगर पाकिस्तान की जब बैटिंग आई, तब श्रीलंका के जो ओपनिंग बॉलर है, वो शुरू में उन्होंने बहुत गलतियां की। शुरू में पाकिस्तान के 9 रन बन गए थे, एक भी बॉल नहीं डाला था, मतलब सारे उन्होंने एक्स्ट्रास दे दिए थे पहले। तो ऐसा स्टार्ट पाकिस्तान को मिला था जहां पे आपको 9 रन जो है वो अपोनेंट टीम ने एक्स्ट्रास एज ए एक्स्ट्रास दिए, और आपको एक भी बॉल आपने कंज्यूम नहीं किया है। तो उसके बाद तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद तो पाकिस्तान ने जो है वो कॉन्फिडेंटली क्रिकेट खेलनी चाहिए थी, मगर उल्टा हो गया। पाकिस्तान के बैट्समैन जो है वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, उन्होंने जो है वो फिर कॉशियस अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। वो अप्रोच वहां पे बहुत बड़ी गलती की। एक टाइम पे तो मोहम्मद रिजवान के 11 रन हो चुके थे 20 बॉल खेल के। कैन यू इमेजिन, 20 बॉल्स खेल के 11 रन पावर प्ले में एज एन ओपनर, जो भी आप 170 चेस कर रहे हो ऐसी पिच पे। बहुत ही गलत अप्रोच था कल पाकिस्तान के ओपनर्स का। बाबर की फॉर्म के थोड़ा चल रहा है, देखो बाबर की फॉर्म सिर्फ एशिया कप में, T20 में, इस एशिया कप में इतनी खराब नहीं चल रही। तो वो बाबर की जो है वो आप पिछले काफी टाइम से देखे तो T20 में उनके आप नंबर्स देखोगे तो वो इतने अच्छे नहीं है पिछले काफी समय से। और इस एशिया कप में तो बहुत ही खराब बैटिंग उन्होंने की। वो मतलब इस एशिया कप में कभी एज ए बैट्समैन नजर ही नहीं आए। 6 मैचेस में कुछ तो 68 रन उन्होंने बनाए। तो बाबर आजम एज अ बैट्समैन जो है वो बहुत पाकिस्तान के लिए जरूरी है। तो जब वो फॉर्म में भी थे ना, तभी भी उनकी इतनी इंपैक्टफुल इनिंग्स नहीं आ रही थी, पर वो कम से कम इनिंग को एंकर करते थे। देखो बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत उनमें उतनी ज्यादा नहीं है जितनी मोहम्मद रिजवान में है, लेकिन कम से कम वो पिच पे जो है वो टाइम तो स्पेंड करते थे, कम से कम इनिंग को एंकर तो करते थे। तो जो दूसरे जो उनके आजू बाजू के जो बैट्समैन है, वो उनको थोड़ा मौका मिलता था बड़े शॉट्स खेलने का। तो जब बाबर रन्स भी करते थे ना, तभी भी वो इंपैक्टफुल उनके रन्स नहीं होते थे, लेकिन वो उनका रोल एज ए एंकर ही है टीम में। तो एज ए एंकर कम से कम वो रोल वो अदा कर रहे थे, लेकिन इस एशिया में उनसे वो भी नहीं हुआ। और मोहम्मद रिजवान ने, उनमें एबिलिटी है बड़े शॉट्स खेलने की, लेकिन वो भी कल कल तो उन्होंने बहुत ही जो है वो निगेटिव, बहुत ही गलत अप्रोच से क्रिकेट खेली कल। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद दोनों ने मिलकर कल 80 बॉल्स खेले और सिर्फ 87 रन बनाए। तो कैन यू इमेजिन, अगर आपके जो दो स्पेशलिस्ट बैटर्स है वो 80 बॉल्स खेल के आपको सिर्फ 87 रन बनाते, तो बाकी जो बैट्समैन है उनको आप 40 बॉल में, उनको उनको आप कह नहीं सकते कि आप 40 बॉल में 80 रन बनाओ, क्योंकि ये पिच वैसी नहीं थी। इस पिच पे 9 या 10 का रिक्वायर्ड रन रेट चेस हो सकता था, लेकिन जब रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 14 और 15 का आप लेके गए थे आखिरी कुछ ओवर्स में, तो वो आपके टीम में कितने भी बड़े पावर हिटर्स हो, 14 और 15 का रिक्वायर्ड रन रेट इस पिच पे नहीं हो सकता। तो आप एज ए स्पेशलिस्ट बैटर, आप अगर 6 के रन रेट से 7 के रन रेट से खेल रहे हो, तो आप जो है वो पावर हिटर्स को कैसे बोल सकते हो कि आप आके जो है वो एक ओवर में 14 और 15 का रिक्वायर्ड रन रेट हो और आप वो कवर करो, ये नहीं कह सकते आप। 80 बॉल्स में 87 जो रन उन्होंने किए, तो इतनी लॉन्ग इनिंग खेलने के बाद आपको जो है वो एक तो मैच को जितवा के आना चाहिए, मैच को फिनिश करके आना चाहिए, या तो इतनी लॉन्ग इनिंग्स खेलने के बाद आपका जो है वो स्ट्राइक रेट है वो तो ऑन द टॉप ही होना चाहिए, तो सबसे बेहतर ही होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, इतनी बॉल्स आपने खेली है। तो वहां पे जो है वो ये इनिंग जो है बहुत ही बड़ा रीजन थी पाकिस्तान के डिफीट की। तो बात यही है कि मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद को अगर पहले से उनको टीम मैनेजमेंट में अगर बताया होगा कि गेम को जो है ना डीप लेके जाना है और उसके बाद पावर हिटर्स आके जो है वो बड़ी हिटिंग करेंगे, तो टीम मैनेजमेंट में जिन्होंने भी उनको कहा है ना, तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उस हार की, कि उन्होंने वो जो कहा है ना वो गलत अप्रोच था। तो क्योंकि अगर वो प्रॉपर क्रिकेट भी कल खेलते थे ना, तो भी पाकिस्तान इतनी बुरी तरीके से कल नहीं हारता था जितनी बुरी तरीके से वो हारे, क्योंकि 2 ओवर में 50 चाहिए थे, वहां पे 2-3 ओवर पहले ही मैच जो है वो हो गया था, श्रीलंका ने जीत लिया था मैच। तो और जो कि इतने क्लोज, जो इस एशिया कप में जो क्लोज मैचेस हुए हैं ना, तो कल का जो फाइनल था जो वो तो श्रीलंका ने बहुत वन साइड जीता है। तो बात यह है कि
पाकिस्तानी बैटर्स को जो ना अप्रोच ठीक करनी पड़ेगी उनकी, क्योंकि अभी जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है उसमें ऐसे अप्रोच का क्रिकेट खेलना नहीं चलेगा। हाँ, टीम इंडिया का देखे तो इंडियन टीम थोड़ी अनलकी थी टॉस के बारे में, पर इंडियन टीम इतनी अच्छी है कि वो टॉस को डिफाई कर सकती थी। जिस तरीके से श्रीलंका ने टॉस को डिफाई किया, टॉस हारने के बाद भी श्रीलंका जो है वो मैच जीती और एशिया कप भी जीती है। तो इंडियन टीम भी वो कर सकती थी, इंडियन टीम में भी वो क्वालिटी है, पर इंडियन टीम ने टीम सिलेक्शन अच्छी नहीं की और फिर बैटर्स ने जो है वो थोड़ा डिसअपॉइंट किया टीम को। तो उसकी वजह से इंडियन टीम ये एशिया कप भी नहीं जीत सकी। नहीं तो इंडियन टीम में भी वो काबिलियत है कि वो टॉस को डिफाई करे और वो क्वालिटी है। और टूर्नामेंट की नंबर 1 टीम अगर देखे क्वालिटी के हिसाब से भी, एक्सपीरियंस के हिसाब से भी, और जो बैटर्स बॉलर्स सब में जो स्किल्स है वो सारे, वो एज अ टीम भी देखे तो इंडियन टीम बेहतर है। लेकिन वो उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पाई, ऑन ग्राउंड क्रिकेट नहीं खेल पाई। श्रीलंका की टीम ने ऑन ग्राउंड अच्छी क्रिकेट खेली है, एज अ टीम अच्छी क्रिकेट खेली है। क्रिकेट टीम गेम है और आपको एज अ टीम क्रिकेट खेलनी पड़ती है, एज अ यूनिट क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और जिस तरीके से उनके जो महेश दीक्षाना है, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि वो एज अ टीम खेलते हैं, एज अ वो जो 11 जो उनके प्लेयर्स खेलते हैं वो एज अ ब्रदर्स खेलते हैं। तो एज अ यूनिट खेलने की वजह से उनको ये जो है वो ऐसी परफॉर्मेंसेस उनके टीम ने किया है। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आपको एज अ टीम खेलना है। इंडिविजुअल प्लेयर्स कितने भी बड़े हो आपके टीम में, कितने भी अच्छे हो टीम में, लेकिन जब तक आप ऑन ग्राउंड एज अ टीम नहीं खेलोगे ना, तब तक फिर जो है वो उस तरीके से परफॉर्मेंस, जो कि मतलब टॉस हारने के बाद भी मैच जीतना, 58 पे 5 होने के बाद भी मैच जीतना, तो ऐसी परफॉर्मेंसेस तभी आपकी टीम करती है जब आप एज ए यूनिट खेलते हो। और इंडिया ने भी पहले ऐसी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, लेकिन इस एशिया कप में वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। तो श्रीलंका की टीम देखे तो मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद ने पाकिस्तान की टीम की तरफ से जिस तरह से बैटिंग की, तो लोग कह रहे थे कि हसरंगा जो है उन्होंने एक ओवर में 3 विकेट्स लेके मैच टर्न किया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैच पहले जो है वो जीत चुके थे श्रीलंका वाले, जब 5 ओवर में 70 चाहिए थे पाकिस्तान को। तो आपकी टीम में कितने ही बड़े बड़े पावर हिटर्स हो, इतना रन रेट के लिए आपको फिर हर बॉल पे बल्ला चलाना होता है, और क्रिकेट इस तरीके से खेली नहीं जाती। इस मैच के जो है वो बहुत बड़े कल्प्रिट जो है वो पाकिस्तान के जो है वो टॉप ऑर्डर के बैटर्स है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। बाबर आजम भी कल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। फकर जमान तो पहली बॉल पे आउट हो गए और वो बहुत ही गलत इंटेंट के साथ खेल रहे। तो देखना होगा पाकिस्तान की टीम को, और इंटेंट को ठीक करना होगा, नहीं तो पाकिस्तान को बहुत कठिन होगा फिर, क्योंकि अभी ये कंडीशंस पाकिस्तान को सूट करती थी। अब यूएई के कंडीशंस में पाकिस्तान ने पिछला T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसे ही हारा सेमीफाइनल, और इस एशिया कप में भी जो है वो फाइनल हारा है। तो यूएई की कंडीशंस पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सूट करती है। पाकिस्तान की टीम बहुत अरसे तक यूएई की कंडीशंस में खेलते आ रही थी, लेकिन जो है वो उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स है उनको, क्योंकि आज तो मतलब कल के मैच में तो टॉस ने भी सपोर्ट किया था, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने बहुत खराब क्रिकेट खेली, और जो कंडीशन उनको ज्यादा सूट करती है वहां पे वो जीत नहीं सके। तो श्रीलंका की टीम की तो बहुत तारीफ करना बनती है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, और जैसे वो इस मैच में खासकर कि कल के मैच में बहुत ही जबरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली है। और इस एशिया कप को वो मतलब और क्योंकि रोहित ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जो है वो T20 वर्ल्ड कप में टॉस जो है वो इतना अभी मैटर नहीं करेगा, तो वो एक चीज अच्छी है। तो श्रीलंका ने तो कल टॉस हारने के बाद भी मैच जीता। तो यही अप्रोच अगर हम भी यूज करते थे, यही अप्रोच से अगर टीम इंडिया भी खेलती थी, तो हम भी वो कर सकते थे जो कल श्रीलंका ने किया। तो श्रीलंका के को कॉन्ग्रेचुलेशन, उन्होंने जो है वो 6th टाइम एशिया कप जीता है। इंडियन टीम अभी भी 7 बार जीत के इंडियन टीम अभी भी पहले नंबर पे है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट जो मैचेस है उसमें ये सारी टीम्स कैसे परफॉर्म करती है। और T20 वर्ल्ड कप की जो टीम है वो भारत की टीम आज अनाउंस होगी, तो मोस्ट लाइकली आज अनाउंस होगी, तो उस पर भी बात करेंगे, या कल अनाउंस होगी तो तभी बात करेंगे। जब भी टीम अनाउंस होगी तब उस पर भी बात करेंगे, और बाकी टीम से भी बात करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि 98% लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए बिना देख रहे हैं। तो फ्री है, सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा भी नहीं है, इट्स फ्री। तो आप प्लीज़ अगर सपोर्ट कर सकते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और हो सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।